अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खान। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की, कोयटा में होने वाले खुदकुश धमाके की, जहां गुज़श्ता रोज़ कोयटा के रेलवे स्टेशन पर होने वाले खौफनाक खुदकुश धमाके ने पूरे मुल्क को ही सोगवार कर दिया है। एक खातून समेत 26 कीमती जानें इस वाक़े में ज़ाया हो गईं, जबकि 62 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। यह धमाका उस वक्त हुआ जब रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस के पेशावर जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक धमाका प्लेटफॉर्म के करीब टिकट घर के पास हुआ और इब्तदाई मालूमात से ये बात सामने आई है कि इसका हदफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और शहरी थे। इस सानहे के बाद हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है और सरकारी इमारत पर कौमी परचम भी सरनगू रहेगा। इस इक़दाम के जरिए सूबाई हुकूमत ने शहदा के खानदानों के गम में अपनी शमूलियत का इजहार किया है। इसी दौरान कोयटा में वफाकी और सूबाई हुकाम की अहम बैठक भी हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने शिरकत की। इस इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दायराकार को बढ़ाने का फैसला भी किया गया ताकि दहशतगर्दी का कला कमा किया जा सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस बात पर जोर दिया कि बलूचिस्तान को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएंगे ताकि पुलिस और CTD समेत दीगर फोर्सेज की तरबियत और इस्तादाद में इजाफा किया जा सके। उधर इस दहशतगर्दी के वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की हिफाजत और सिक्योरिटी खदशात के तहत कोयटा से ट्रेनों की आमदरफ्त को 4 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे हुकाम का यह कहना है कि ट्रेन ऑपरेशंस को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही बहाल किया जाएगा। रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर अली बलोच ने बयान में यकीन दहानी कराई है कि शहदा के वरसा और जख्मियों को इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मुआवजा फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं स्मोक के हवाले से। पंजाब में हम देख रहे हैं कि स्मोक के बादल मुसलसल गहरे होते जा रहे हैं और जहरीली हवाओं के इस बढ़ते हुए खतरे ने न सिर्फ शहरियों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, बल्कि पूरे खत्ते में एक पेचीदा सूरत हाल पैदा कर दी है। भारतीय सरहद से आने वाली जहरीली हवाएं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में ले रही हैं और स्मोक का फैलाव रहीम यार खान तक पहुंच चुका है। इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए मुख्तलिफ हिफाजती इक़दाम भी किए हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आलूदगी के इस बढ़ते हुए तूफ़ान पर काबू पाने के लिए मज़ीद जामे इक़दाम की ज़रूरत है। आलूदगी के लिहाज से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार है और शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। और अभी हम देख रहे हैं कि एक्वायर के मुताबिक हालिया दिनों में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 786 तक पहुंच गया था, जो कि किसी भी सेहतमंद मेयार से कई गुना ज़्यादा है। दीगर शहरों की अगर हम बात करें, जिसमें मुल्तान शामिल है, शेखुपुरा है, साहिवाल है, रहीम यार खान है, यहाँ पर भी अब हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। हुकूमती इक़दाम इस बढ़ते हुए बहरान को ख़त्म करने के लिए इंतहाई अहम है। वक्त का तकाजा है कि सनती इलाकों को शहरी आबादियों से दूर मुंतकिल किया जाए और शहरों में मज़ीद सब्ज़ा उगाने के इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों को साफ हवा फराहम की जा सके। इसके अलावा साइंटिफिक लैंडफिल साइट्स का क़याम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मीथेन और दीगर आलूदा गैसों के खराज पर काबू पाया जा सके। आखिरकार हुकूमत, अवाम और मुतल्लिका इदारों को मिलकर ही इस खतरनाक सूरत हाल का मुकाबला करना होगा ताकि न सिर्फ शहरियों की सेहत को महफूज बनाया जा सके, बल्कि आने वाली नस्लों को भी एक बेहतर और आलूदगी से पाक माहौल फराहम किया जा सके। इस पर हम आगे चलकर प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। और अब कुछ अच्छी खबर है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में एक शानदार कामयाबी, जहां पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देकर तारीख रकम की है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ हमें फख्र का मौका दिया है, बल्कि दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि हमारी क्रिकेट टीम आलमी सतह पर किसी से भी कम नहीं है। पर्थ में होने वाले इस फैसला कुन मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने कैंगरूज को सिर्फ 140 रन पर ढेर कर दिया और फिर बल्लेबाजों ने यह हदफ 27 ओवर्स में आसानी से हासिल कर लिया। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन ने भी अपनी कारकर्दगी से टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। इस तारीखी कामयाबी पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। वसीम अकरम का कहना था कि ये नौजवान खिलाड़ी हमारी क्रिकेट का रोशन मुस्तकबिल हैं, हमें इनका हमेशा साथ देना चाहिए। दूसरी जानिब क्रिकेट के मैदान में भारत के साथ ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आता नजर आ रहा है और इत्तलात यही हैं कि भारत ने आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर हुकूमत से मुशावरत शुरू कर दी है और सख्त फैसले मुतवक्के हैं। अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी आइंदा भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में खेलने के मूड में नजर नहीं आता। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों अहम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि इन फैसलों के क्या असरात हो सकते हैं
क्योंकि अब देखना यह है कि अगर हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता तो पाकिस्तान की तरफ से तो ये क्लियर स्टांस है कि चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही होगा, किसी भी हाइब्रिड मॉडल को फॉलो नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के लिए स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा मैच किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर नहीं खेला जाएगा, क्योंकि तमाम तर इंतजाम पाकिस्तान में मुकम्मल किए जा रहे हैं। तमाम जो स्टेडियम्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है, उन्हें मजीद इंटरनेशनल स्टेडियम्स के मयार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं हिंदुस्तानी टीम के या हिंदुस्तानी हुकूमत के या हिंदुस्तानी बोर्ड के, तो उन कंसर्न्स का जवाब यह है कि तमाम दुनिया की टीमें हिंदुस्तान के अलावा वो पाकिस्तान आकर मैचेस खेल चुकी हैं। पीएसएल का कामयाबी से इनेकाद हो चुका है, इंग्लैंड की टीम अभी खेल कर गई है, बांग्लादेश की टीम इससे पहले खेल कर गई है, तमाम टीमें पाकिस्तान में खेल कर जा चुकी हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स का जो सवाल है वो तो पैदा ही नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का डेलीगेशन वो पाकिस्तान विजिट करेगा, वो सिक्योरिटी के हालात देखेगा, तो फिर इंडिया के पास क्या जवाब रह जाएगा पाकिस्तान को ना करने के हवाले से? या तो फिर अगर सियासत करें तो खुलकर करें कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के वेन्यू पर आकर आप खेलना ही नहीं चाहते। फिर इसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और वनडे वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में जाकर खेला था, अहमदाबाद के ग्राउंड में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ मैच था, वहां पर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। लेकिन फिर अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी टीम ज्यादा बहादुर है, पाकिस्तानी टीम का ज्यादा जिगरा है, पाकिस्तानी हुकूमत ज्यादा बहादुर है जिसने अपनी टीम को हिंदुस्तान भेज दिया सिक्योरिटी कंसर्न्स होने के बावजूद भी। उसके अलावा अगर बात की जाए एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया सिर्फ हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए। अब अगले साल एशिया कप भी होना है हिंदुस्तान में जिसका इनेकाद होना है, तो फिर पाकिस्तानी टीम भी वहां पर ट्रैवल नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है कि पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला अब लेना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की मनमानी ही बरकरार रहेगी या पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर एक क्लियर स्टांस अपनाएगी और इसी फैसले को बरकरार रखेगी कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं आना चाहता तो फिर श्रीलंका को ऐड अप कर लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फिर हिंदुस्तान के बगैर करवा ली जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तारीखी कामयाबी के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 22 साल बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, इस कामयाबी को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छी कामयाबी है पाकिस्तान की, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान ने बहुत ही तवक्कुआत से हट के परफॉर्म किया और रिजवान की कप्तानी के तले पाकिस्तानी टीम एक तो यूनाइटेड भी नजर आई बहुत ज्यादा और बहुत जबरदस्त एफर्ट किया। बॉलिंग सबसे बड़ी जो बात है वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, शाहीन और हारिस ने तो कमाल किया। तो ओवरऑल एज अ यूनिट और एज अ जेरिन होकर पाकिस्तानी टीम खेली, तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए मतलब बहुत जबरदस्त और बड़ी कामयाबी। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है इस जीत का मुस्तकबिल में टीम पर क्या असर पड़ेगा? जिस यूनिटी की हम बात कर रहे हैं वो लैक कर रही थी बाबर की कैप्टनसी के अंदर, प्लेयर वही हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स हम देख रहे हैं, तरह तरह का तजिया लोग पेश कर रहे हैं पाकिस्तान में भी अक्रॉस द बॉर्डर भी, कि यही टीम थी जो बाबर के अंडर खेल रही थी, तब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रिजवान के अंदर आए हैं, टीम में जो ग्रुपिंग थी उसका कहीं ना कहीं को खात्मा हुआ है, बड़ा अच्छा असर पड़ा है। देखिए, मुकम्मल तब्दीली तो नहीं आती है, क्योंकि बात यह है कि अभी तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छा करती रही, ये भी एक फैक्ट है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस से एशिया में आए तो कुछ आप में सारे कुछ बॉलर्स जो अच्छा परफॉर्म कर गए वो यहीं पे स्ट्रगल करने लगे। तो कंडीशन टू कंडीशन चीज वेरी करती है, लेकिन डेफिनेटली रिजवान इज अ फार बेटर सुपीरियर कैप्टन देन नॉट ओनली फ्रॉम द बाबर, पर आपने रिसेंट जो कैप्टन अपॉइंट किए हैं जैसे शाहीन है, तो रिजवान का कैप्टनसी का स्किल तो सबको पता है कि वो सबसे बेहतर है और वो ज्यादा शार्प कैप्टन है, ज्यादा बेहतर कप्तानी की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, और आपके ख्याल में क्या लग रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की, हम बॉलर्स की बात करें, हम बैट्समैन की बात करें, कौन सी ऐसी चीज जो इस जीत को फिर आसान बना दिया? जैसे हमने देखा ओपनिंग पेयर हमारा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर अगले 2 मैचेस में ओपनिंग पेयर ने बड़ा अच्छा एक स्टैंड दिया टीम को। देखिए, वनडे क्रिकेट की खूबसूरती है, यहाँ आप टाइम ले सकते हैं। आप दोनों वनडे में देखें कि हमारे ओपनर्स ने थोड़ा टाइम लिया शुरू में। सेकंड वनडे में अब्दुल्ला स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल स्विंग थोड़ा जब हो रहा था या कोई प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन उन्होंने टाइम लिया, साइम ने भी थोड़ा टाइम लिया। तो टाइम लेने के बाद दोनों ओपनर्स ने जो है फिर बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, चार्ज भी किया, अपने स्ट्राइक रेट के भी इंप्रूव किया, शॉट्स भी खेले। तीसरे ओडीआई में भी काफी जबरदस्त तरीके से टाइम लेने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अच्छी बात यह है कि ओपनर्स ने अपने आप को टाइम दिया और उसका फायदा ये हुआ कि खुद भी रन किए, पाकिस्तानी टीम को भी फायदा हुआ, क्योंकि जब ओपनिंग अच्छा कुछ करती है तो ओवरऑल वैसे ही टीम अच्छा करने लगती है। तो ये बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था इस सीरीज में। ठीक है, तो अमर क्या समझते हैं आप T20 अब जो सीरीज शुरू होनी है वो भी 3 मैचेस पर मुश्तमिल है, उसमें पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
स्ट्रैटेजी यही है जी, अपना बेस्ट इनपुट दें और जो थोड़ा मेरिट पे खेलने की कोशिश करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा भी लगता है हार्ड आने की कोशिश करेगा आपके T20 सीरीज के अंदर, और मेरिट पर खेलें, ज्यादा मेरिट पर शॉट करने की फोर्सफुल ना हो, तो यही स्ट्रैटेजी रखें, बॉलिंग पे एतमाद रखें इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आपको क्या लग रहा है, भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार का अभी जो जवाब आ चुका है, पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ सख्त फैसले लिए जाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? जो स्टांस मोहसिन नकवी ने लिया कि हम किसी भी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, जिस तरह से अपग्रेडेशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में तमाम स्टेडियम्स की जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए की जा रही है, सिक्योरिटी के तो हमेशा से फुल प्रूफ इंतजाम रहे हैं, तमाम टीमें जो दुनिया की हैं वो आकर पाकिस्तान में खेल चुकी हैं, सिर्फ एक ये कंसर्न जो सिक्योरिटी का भी भारत की तरफ से रखा गया है, आपको लगता है कि इस पर ICC का डेलीगेशन आएगा, वो तमाम मामला देखेगा, हिंदुस्तान को कन्वे करेगा कि सिक्योरिटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या जवाब बचेगा उनके पास? देखिए, जवाब अभी भी नहीं है, बात ये नहीं है, दुनिया को पता है कि देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। दुनिया में ना सिक्योरिटी के ऊपर जो टीमें सबसे ज्यादा तारीखी तौर पर मोहतात रही है ना, वो ऑस्ट्रेलिया रही है, फिर उसके साथ आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें। जिस मुल्क में ये टीमें आ जाए ना, यानी वो 10 बार अपने जो खदशात है वो क्लियर करके आती हैं और टेस्ट सीरीज में खेल के गई है, महीना महीना रहकर पाकिस्तान गई है, तो ये सिक्योरिटी का जवाब तो बिल्कुल गलत बात है। ये असल में बात है कि पॉलिटिकली उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, इसलिए BCCI नहीं जाती, और दरअसल जो है वो भारत पाकिस्तान को क्रिकेट में फायदा नहीं देखते हुए देना चाहता। ये सीधी बात, असल बात ये है। अब आप शुगर कोटिंग करके कह रहे, क्योंकि अगर इवेंट होगा तो आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा होता है, ओवरऑल आपके एक स्टेचर के ऊपर बड़ा ICC टूर्नामेंट आ जाता है, लेकिन बात यह है कि ICC के साथ आपने चीजें साइन की हुई हैं। ICC एक कमजोर क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि इसके ऊपर अजारादारी वक्त के साथ किसी न किसी की रही है। माजी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते रहे, बहुत साल उनका राज रहा है, उनको फेवर मिलती रही है। पिछले कोई 1-2.5 से भारत का कब्जा है या कंट्रोल है कि जी हम रेवेन्यू वो देते हैं और ICC को, तो ICC हमारे पे डिपेंडेंट है। लेकिन दुनिया में ये खेल इसीलिए तरक्की नहीं करता। देखिए ICC क्या है, क्रिकेट में अभी भी वही आपके ज्यादा जो टेस्ट क्रिकेट में 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन होते हैं, उसमें से भी जो है वो 7 या 8 रेगुलर खेलते हैं, उसमें से भी जो है वो 3-4 जो है बिल्कुल मिड लेवल पर है और 2 से 3 जो है वो आपके टॉप लेवल पे हैं। जो टीमें माजी में ज्यादा अच्छी हुआ करती थी वो पीछे की तरफ जा रही है, जैसे वेस्ट इंडीज हो गई, श्रीलंका हो गई, इवन पाकिस्तान हो गई। तो ICC एक बतौर एक इदारा मुकम्मल तौर पर फेल है और घुटने उसने टेक दिए हुए हैं। ये नहीं कि हम पाकिस्तान भारत की राइवलरी के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो स्टांस लेने जा रही है बिल्कुल ठीक स्टांस लेने जा रही है, और उनको 100% जो है वो अपना स्टांस करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो कल इससे भी ज्यादा जाके आपको बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग का सामना, ये ब्लैकमेलिंग है, ये और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और अहमद, ये एशिया कप में भी हुआ, हाइब्रिड मॉडल की तरफ हमें फिर जबरदस्ती जाना पड़ा था, जिससे पाकिस्तानी टीम ने फिर बहुत ज्यादा सफर किया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, ये इसलिए कोई लॉजिक इसमें नहीं है। देखिए, आप अगर बदमाशी करके खेल के अंदर और के अपनी धौंस जमा के करना चाहें वो एक अलग बात है कि आपका इस वक्त मामला चल रहा है, जोर चल रहा है तो आप चलाएंगे। आप हॉकी में खेल लेते हैं, आप कितने दीगर स्पोर्ट्स में इंडिया के कोई कबड्डी में खेल लेते हैं। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान आप आते हैं, आप कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, सिक्योरिटी का जवाब, किस चीज की सिक्योरिटी का जवाब है? आपसे ज्यादा थ्रेट तो हमारी टीम को, तो हमारी टीम तो चली गई है एज अ गुड विल, क्योंकि स्पोर्ट्स का मकसद ये होता है। बात सीधी है कि जी पॉलिटिकली मामला है, उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, दिस इज द ओनली थिंग। अब ये तो कोई कहने से रहा कि जी हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं, दुनिया को भी पता है, ICC को भी पता है मसला क्या है, लेकिन अब ये एक बहाना बना के कह दिया जाता है कि जी ये है, तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन अगर ICC ने जिस तरह पाकिस्तान को मुतला किया है, मेरा ख्याल है ICC के लिए डूब मरने का मकाम है, एक खड्डा खोदे और डूब के मर जाए उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, अगर हिंदुस्तान नहीं आता और पाकिस्तान भी कहता है कि हिंदुस्तान के बगैर ही होगा, तो चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद आपको लगता है कि फिर वो पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी टेस्ट सीरीज के लिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मकसद क्या है? नहीं तो फिर क्रिकेट का मकसद क्या, बंद कर देना सर, बंद करें। ये तो आप फिर क्रिकेट पर आ क्यों रहे हैं? आप सबको, दुनिया को पता है ये क्या हो, सारी दुनिया को पता है ये करने क्या चाह रहे हैं। और
आपका कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है, कोई वो चीज नहीं है एक के बस एक मेरी पावर है तो मैं उसका इस्तेमाल करके कोई भी बहाना बनाऊंगा जी, क्योंकि दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल मामला जो है वो दुरुस्त नहीं रहते तो उसको आप खेल के अंदर लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो बंदा स्पोर्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, क्रिकेट को अंडरस्टैंड करता है, वो किसी भी मुल्क से हो, वो ऐसी चीज पे कैसे आप जो है वो उसको एग्री कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बतौर क्रिकेट फैन हमारे लिए बड़ा शर्म का मकाम है कि ये खेल ऐसा है कि किसी एक मुल्क के आगे जगतमाल बन चुका है। एंड बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आईसीसी अगर इसी तरह घुटने टेक देगा, आई थिंक, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये कि पाकिस्तान को मुकम्मल सख्त स्टांस के साथ जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज आप सख्त स्टांस लेंगे, थोड़े फाइनेंशियल बेनिफिट के अगर आपने सर झुका लिया ना तो फिर जिंदगी सारी सर उठा नहीं सकेंगे। ठीक है। अच्छा अहमद, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई है कि एक सख्त स्टांस हमें लेना पड़ेगा। जैसे हमने एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल हमने एक्सेप्ट उस वक्त कर लिया था, फिर जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ उस वक्त भी हमने बिना किसी उज़्र के वहां पर ट्रैवल कर लिया। हालांकि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी सहाफ़ी थे जिन्हें वीज़ा नहीं फिर इशू किया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। आपको लग रहा है कि जिस तरह से बायलैटरल सीरीज अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन खत्म हो चुकी है, अगर हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर मना कर देगा, नहीं आएगा, अगले साल एशिया कप भारत में ही होना है, फिर इसका मतलब कि फिर जो आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होते हैं वो भी नहीं हुआ करेगा। चांसेस आपको लग रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है? और फिर क्या असरात होंगे इसके, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस जो जनरेट होता है क्रिकेट में वो पाकिस्तान और भारत के मैच से ही होता है। जी, अगर आईसीसी इसमें कोई होश के नाखून नहीं देगा और उसमें इसके कोई मामले को दुरुस्तगी की तरफ नहीं लेके जाएगा, ये बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। क्योंकि ब्रॉडकास्टर के साथ मामला तय होते हैं जब आपके बड़े इवेंट साइन होते हैं। पाकिस्तान डेफिनेटली, इंडिया भारत में 2 से 3 बड़े इवेंट अगले 7-8 सालों में, तो पाकिस्तान उसमें अगर नहीं जाएगा, और नहीं जाना चाहिए, ये तो बददियानती है। ये पहले एश्योरिटी हुई थी कि पाकिस्तान अगर भारत जाएगा तो भारत पाकिस्तान आएगा, और भारत ने हमेशा वही काम किया कि उन्होंने पाकिस्तान गया और उसके बाद वो अब नहीं आ रहे हैं। हम पाकिस्तानी टीम को भी तो सेम सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो कि आपको है। तो पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो मसला उससे भी बड़ा खड़ा होगा, और आगे कोई और मुल्क किसी को कह सकता है कि हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे और आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे। मैं आपको बात दूं, क्रिकेट में ये वाला तो स्टेटस किसी और कंट्री का नहीं है, लेकिन आप एक बहुत बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं। तो ये मसला आगे जाके ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, जो कि लोग शायद अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अमर, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। और जिस तरह से ही ये न्यूज़ आउट हुई है कि हिंदुस्तान ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया इस हवाले से, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि जो इंडियन एनालिस्ट भी वहां पर मौजूद हैं क्रॉस द बॉर्डर, वो भी ढके छुपे लफ्जों में तनकीद करते तो दिखाई दे रहे हैं। विक्रांत गुप्ता की स्टेटमेंट है कि अगर आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान जाता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देता है, तब हिंदुस्तान के पास क्या जवाब होगा। तो विद इन द कंट्री भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है इस चीज़ पर, क्योंकि वो लोग खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई है तो अब हमें भी हर हाल में जाना चाहिए। तो वहां से भी लोग इस हवाले से आवाज तो उठा रहे हैं। जी, उसमें भी दो तरह की राय पाई जा रही हैं। एक, जैसे विक्रांत गुप्ता बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा मुनासिब सा एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन उनके अलावा कुछ भारतीय साबिक क्रिकेटर हैं, मुझे उन पे इसलिए अफसोस हुआ कि आप क्रिकेटर हो, आपको क्यों अपने एक स्टेजर क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर का बड़ा स्टेजर, जैसे मैं आकाश चोपड़ा साहब की बात करूंगा, वो इतने धड़ल्ले से आके डिफेंड कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज के वो लेके कि यार आप चलो, आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट है, आप बोल नहीं सकते हो, चलो खामोशी बेहतर होती है। लेकिन आई सॉरी टू से, बट ये एक टेस्ट क्रिकेटर का कैलिबर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी आवाज उनकी तरह से भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि यार ये लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि कुछ मीडिया का हिस्सा उसको डिफेंड भी कर रहा है, दो आरा पाई जाती हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं यही अर्ज करूंगा कि लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर इसकी प्रॉपर कोई लॉजिक आप बनती नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे जादुई फल के हवाले से जो आपकी नींद के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारे दिन भर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, बढ़ते हुए स्ट्रेस और एंजाइटी की हालत ने हमें ऐसी रूटीन में मुब्तला कर दिया है कि अक्सर अफराद नींद के लिए नींद की गोलियां लेने पर मजबूर हो जाते हैं। नौजवान हो या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं ताकि वो अपनी बेचैनी और परेशानी से निजात हासिल कर सकें। लेकिन इस सूरत हाल में तिब्बी माहिरीन ने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ हमारी जिंदगी में फायदा पहुंचाता है, वहीं दूसरी तरफ इसके मनफी असरात भी हैं। आजकल के दौर में जब हर शख्स ज़हनी दबाव का शिकार होता है, नींद की गोलियां लेने का रुझान भी बढ़ चुका है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नींद की गोलियों के बगैर भी कुदरती तौर पर गहरी और पुरसुकून नींद हासिल की जा सकती है।
तिब्बी माहिर और स्लीप डॉक्टर माइकल ब्रॉस ने एक ऐसा कुदरती तरीका दरियाफ्त किया है जिससे नींद की गोलियों के बगैर जल्द नींद आती है, और वो तरीका है केला खाना। डॉक्टर ब्रूस ने केले को कुदरती नींद आवर गोली करार दिया है और इसके फवाइद को सराहा है। उनका यह बताना है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि केला सिर्फ सुबह के वक्त तवानाई के लिए मुफीद है, लेकिन दरअसल सोने से पहले केला खाने से आपकी नींद में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इसका सबब केले में पाया जाने वाला मैग्नीशियम है, जो आराम और नींद के लिए एक ज़रूरी ग़िज़ाई अंसर है। डॉक्टर ब्रूस का इस हवाले से कहना है कि केले में मौजूद मैग्नीशियम की मदद से दिमाग को सुकून मिलता है, और यही वजह है कि नींद के दौरान आपको गहरी और पुरसुकून नींद आती है। एक औसत हुज्म के केले में तकरीबन 34 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हमारी नींद को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा डॉक्टर ब्रूस ने और भी कुछ फलों का जिक्र किया जो नींद के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले कीवी का जिक्र किया गया है, क्योंकि कीवी में मौजूद सेरोटोनिन नामी हार्मोन नींद में मददगार साबित होता है। इसके अलावा दही और अनानास को भी नींद के दौरान खाने के लिए मुफीद करार दिया जाता है। माहिरीन का यह कहना है कि केला और दीगर फलों का रोज़ाना इस्तेमाल आपकी नींद को बेहतर बना सकता है और नींद की गोलियों की ज़रूरत को कम कर सकता है। तो अगर आप भी नींद की कमी का शिकार हैं, नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप कुदरती तरीकों को आजमाएं, क्योंकि ये जो डॉक्टर माइकल की तरफ से इंकशाफ किया गया है कि केला किस तरह से आपको जल्द नींद दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। तो नींद की गोलियों की जगह कुदरती तरीके इस्तेमाल करना ना सिर्फ ये हमारी सेहत के लिए बेहतर होगा, बल्कि हमें गहरी और पुरसुकून नींद भी मिलेगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में एक नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और महारत से पाकिस्तान में गोल्फ के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। हम बात कर रहे हैं 17 साला उज़ैर बिन अब्बास की, जो पाकिस्तान के उभरते हुए गोल्फ टैलेंट हैं। इस कम उम्री में ही उन्होंने ऐसी बड़ी चैंपियनशिप्स जीती हैं जिनकी जीत का ख्वाब बड़े बड़े गोल्फर्स भी देखते हैं। 2024 उज़ैर के करियर में एक संग मील साबित हुआ है। उन्होंने अप्रैल में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चैंपियनशिप जीतकर गोल्फ की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इसके बाद मई में फेडरल एमेच्योर चैंपियनशिप में भी अपनी महारत का शानदार मुजाहरा किया और एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। उनकी कामयाबियां यहाँ तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जूनियर लीग के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी मेडल्स हासिल किए और अपनी बरतरी का सबूत दिया। सबसे शानदार कामयाबी रवा बरस सितंबर में COASF गोल्फ चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल करके आई, जिसने उन्हें पाकिस्तान के नौजवान गोल्फर्स में नुमाया मुकाम दिलाया। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में कैसे मकाम हासिल किया, उनके ख्वाब क्या हैं और पाकिस्तानी गोल्फ के मुस्तकबिल के हवाले से उनकी राय क्या है। उज़ैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपको शुभ में खुशामदीद कहते हैं, और जो तमाम आपकी कामयाबियां हैं उन पर भी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हैं। ये बताइएगा कि गोल्फ आपने कब से खेलना शुरू किया और इस खेल में कैसे आपकी दिलचस्पी पैदा हुई? फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। जहाँ तक बात है गोल्फ स्टार्ट करने की, तो मैंने गोल्फ स्टार्ट की बैक इन 2017 एंड 18। जब हम हैदराबाद में थे तो मैंने वहाँ पे खेलना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे कोई कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था, जस्ट लेयर गोल्फ थी और फैमिली टाइम था। उसके बाद हम कराची चले गए। कराची में मैंने सही महीनों में गोल्फ स्टार्ट की, काफ़ी कोचेस के साथ प्रैक्टिस की, मेहनत की और रेंज पे हिटिंग की, प्रॉपरली गोल्फ स्टार्ट की। वो मेरे टाइम था जब मैंने गोल्फ स्टार्ट की इन 2019 एंड 20। उसके बाद अभी रिसेंटली इन लास्ट 2 ईयर्स और यू कैन से 2024 में मैंने प्रॉपरली गोल्फ खेलना स्टार्ट की, जिसे कम्पिटेटिव गोल्फ कहते हैं, और मेरी सारी विक्ट्रीज़ और विन्स भी इसी रिसेंटली इस लास्ट ईयर में। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 5-6 ईयर की जर्नी है गोल्फ का, जिसमें कम्पिटेटिव गोल्फ सिर्फ ये आखिरी 1 साल की है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने मेहनत भी बहुत की और अल्लाह ताला ने इसका अजर भी बहुत दिया। ठीक है, तो उज़ैर क्या रूटीन है आपकी प्रैक्टिस करने की? आमतौर पर कितना वक्त गोल्फ कोर्स पर गुजारते हैं? वैसे इन वर्किंग डेज मैं शाम को 2.5 से 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें 9 होल्स का राउंड शामिल होता है और रेंज भी प्रैक्टिस होती है। उसमें मैं हर किस्म की शॉट प्रैक्टिस करता हूँ, लो बॉल्स, हाई बॉल, हर किस्म की गोल्फ की जो शॉट है उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि उस पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप बनाई जाए और कंट्रोल हासिल किया जाए। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे तकरीबन 6-7 साल पहले आपने बताया कि आपने गोल्फ खेलना शुरू किया, उस वक्त इसका मतलब आप कोई 10 या 11 साल के थे, तो इतनी जल्दी गोल्फ की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्या फैमिली में और भी कोई खेलता रहा है? बिल्कुल, मेरे बाबा गोल्फ खेलते थे, वो बहुत अच्छे गोल्फर हैं, अभी भी हैं, सिंगल हैंडीकैपर हैं, तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट हासिल हुई और मैं बहुत जल्दी गोल्फ पिक की मैंने और बहुत सारी कम टाइम में काफ़ी सारी अचीवमेंट हासिल कर ली। इसके पीछे ये बाबा मेरे गोल्फ खेलते थे, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने इतनी जल्दी गोल्फ पिक की।
ठीक है, और स्टडीज़ को फिर आपने किस तरह से मैनेज किया? गोल्फ को, स्टडीज़ को, दोनों को साथ लेकर चलना कितना आपके लिए मुश्किल हुआ? दोनों चीज़ों को किस तरह से फिर मैनेज करते रहे? डेफिनेटली वो आपकी बात सही है कि गोल्फ एक टाइम डिमांडिंग स्पोर्ट है और इसके साथ स्टडीज़ को मैनेज करना मुश्किल होता है, बट इट इज़ टोटली टाइम मैनेजमेंट। अगर एक स्टूडेंट अपनी टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर पाता है तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है। आप अपनी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें और खेलने के टाइम पे खेलें। अपनी जो स्कूल की क्लासेस हैं वो अच्छी तरह अटेंड करें ताकि आपको घर आके दोबारा उस पर बहुत मेहनत ना करनी पड़े और जो आपको टाइम मिले आप उसको गोल्फ में अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर पाएँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह बच्चे में स्कूल में क्लियर करके आए ताकि उसको घर आके बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो अपना ज़्यादा टाइम गोल्फ की तरफ यूटिलाइज़ कर पाए। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आई एम सेटिंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो उज़ैर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में उस तरह से रुझान नहीं है गोल्फ खेलने का? उसकी मेन वजह क्या समझते हैं? महंगा खेल है इसलिए? जी बेसिकली ये वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन ये टोटल रीज़न नहीं है रुझान ना होने की। बेसिकली गोल्फ के दो पार्ट्स हैं, एक उसका साइंटिफिक पार्ट है और एक उसका आर्ट का पार्ट है। तो जो उसका साइंटिफिक पार्ट है पाकिस्तानी प्लेयर्स को उसका नहीं पता, दे जस्ट नो द आर्ट ऑफ द गेम, जिसकी बेसिक रीज़न ये है कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है पाकिस्तान में गोल्फ का रुझान बढ़ाने के लिए, जो कि उनको करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर अनएबल टू डू इट। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है गोल्फ का रुझान कम होने की। सेकेंडली आपने एक्सपेंसिव का, एक हद तक एक्सपेंसिव है बट अफोर्डेबल है। ये नहीं है कि आप खेल नहीं सकते, अफोर्डेबल तो है बट अनफॉर्चुनेटली जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके लिए कोई ख़ास काम नहीं कर रही हैं गोल्फ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और आपके गोल्फ खेलने के हवाले से लॉन्ग टर्म क्या प्लान्स हैं? क्या गोल्स आपने सेट किए हैं? उनको हासिल करने के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं या अभी से किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं? हर गोल्फर का ये गोल होता है, उसने अपना गोल सेट किया होता है कि वो किसी ना किसी टूर पे खेले, PGA टूर, यूरोपियन टूर, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैंने अपना गोल यही सेट किया हुआ है कि मैंने पाकिस्तान को PGA टूर पे या यूरोपियन टूर पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं अभी अपनी FSC कंप्लीट करके कोशिश करूँगा कि कहीं फ़ॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ताकि मैं अपने इस शौक़ को वहाँ से इंक्रीज़ कर सकूँ और उसी दौरान प्रैक्टिस करके उधर ही टूर्नामेंट्स खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। इसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शाम को डेली रूटीन है मेरी प्रैक्टिस करने की, राउंड खेलने की। वीकेंड्स पे मैचेस खेलते हैं कि यूजुअली गोल्फ के मैचेस वीकेंड्स पे होते हैं, तो वीकेंड्स पे मैं मैचेस खेलता हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि अपने इस शौक़ को आगे बढ़ाया जा सके और पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और जिस तरह से आपने बताया कि आपके जो फादर हैं वो भी गोल्फ खेलते रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करते रहे हैं, इसके अलावा आपके जो बहन भाई हैं उन्होंने कितना सपोर्ट किया, या आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनमें से कोई गोल्फ प्लेयर है? बिल्कुल, सिबलिंग्स की तरफ से भी, वालिदैन की तरफ से भी, फ्रेंड्स की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है। इसी की वजह से मैंने जो कामयाबी हासिल की उसके पीछे उनका ही हाथ है। मेरे वालिदैन, मेरे बाबा गोल्फ खेलते हैं और इवन मैचेस पे वो मेरे साथ KD भी होते हैं। फाइनल डेज पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अटेंड करना, जिससे काफ़ी सपोर्ट हासिल होती है। मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोग गोल्फ खेलते हैं जिनके साथ मैं शाम को खेलता हूँ डेली बेसिस पे एट रावलपिंडी गोल्फ क्लब। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो गोल्फ खेलते हैं, बट उनके साथ मैं डेली खेलता हूँ और उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट हासिल है। और सिबलिंग्स की तरफ से भी वो हर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे आना, चीयर अप करना, बकअप करना, तो ये सब कुछ मिला के फैक्टर्स मिला के मैं अपनी गेम इम्प्रूव कर पा रहा हूँ और इस स्पोर्ट का इन सब का बहुत रोल है मेरी गेम में। ठीक है, और ज़रा आपको क्या लगता है पाकिस्तानी जो गोल्फर्स हैं तो आपके समेत उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपके ख्याल में? जब इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा कामयाबियाँ क्यों हासिल नहीं कर पाते? उसकी क्या वजह है? सबसे पहली जो मेन रीज़न है पाकिस्तानी प्लेयर्स का अच्छा ना होना, वो है लैक ऑफ इंटरनेशनल कोचिंग। पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल कोच अवेलेबल नहीं है जिससे आप कोचिंग ले सकें और उस स्टैंडर्ड की कोचिंग ले सकें जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस देता है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल कोचिंग नहीं है। सेकेंडली, पाकिस्तान में कोई मॉडर्न ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं है। मतलब हम रेंज पे खड़े होकर बॉलें तो मार लेते हैं, बट हमारे पास कोई ऐसा मॉडर्न ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं है जिसमें रडार्स शामिल हैं जो आपका स्विंग का एनालिसिस करें, आपको अपनी गलती बताएं। कंप्यूटर, वो पाकिस्तान में इवन अभी रावलपिंडी में कुछ जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर लगे हुए हैं, बट आप वहाँ रडार लगे हुए हैं लेकिन आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी मैं रावलपिंडी गोल्फ क्लब में खेलता हूँ तो वहाँ पे कोई रडार वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये सेकंड प्रॉब्लम है। देखिए, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अपनी सारी प्रैक्टिस रडार पे करते हैं। ईच एंड एवरी बॉल दे हिट इज़ काउंटेड, वो उसके एनालिसिस होता है उनके पास। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जो सेकंड रीज़न है पाकिस्तान में गोल्फ के इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस ना देने की।
थर्डली पाकिस्तान के जो फेडरेशन है, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत उनको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वो कोशिश तो कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली दे आर अनएबल टू डू इट। दिस इज अनदर रीज़न पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते इंटरनेशनली। एंड बच्चों को स्कूल की तरफ से कोई स्पोर्ट हासिल नहीं है। एक प्लेयर को बिल्ड अप करने में क्लब का बहुत रोल होता है। तो गोल्फ क्लब को अपने प्लेयर्स की तरफ कोई खास सपोर्ट नहीं है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के पे बच्चों पे कोई उनका रुझान नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं खेल पाते। स्कूल को चाहिए कि वो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स कराए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो ड्रीम फ्लाइट फिर आपका क्या है, किसके साथ गोल्फ खेलना चाहेंगे या कौन सा गोल्फ का खिलाड़ी है जो आपका पसंदीदा है? आई वुड लाइक के मैं और बाबा मैच करें चार्ली वुड्स और टाइगर वुड्स के साथ, फादर एंड सन मैच। अच्छा, मैं और बाबा पार्टनर हूं एंड टाइगर वुड्स एंड चार्ली वुड्स के साथ हम फादर एंड सन मैच करना चाहिए। ठीक है, और लास्टली कमेंट में आपसे चाहूंगा, नौजवान गोल्फर्स जो हैं या जो गोल्फ में आने के ख्वाहिशमंद हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहते हो? मेरा उनको एक ही पैगाम है कि आप मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें। गोल्फ वो गेम नहीं है जो आप वीकेंड्स पे खेल के आप कहेंगे कि मैं उनको हरा लूँगा जो रेगुलर खेलते हैं। तो मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, अपने टाइम अच्छी जगह यूटिलाइज़ करें, टाइम वेस्ट ना करें। आजकल की न्यू जनरेशन अपना सोशल मीडिया पे और मोबाइल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बहुत टाइम वेस्ट करती है। वो भी ज़रूरी है बट आप उस पर कोई प्रोडक्टिव काम करें, अपना जस्ट टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई में मेहनत करें और साथ आप खेलने में मेहनत करें। जो बच्चे गोल्फ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई और गोल्फ को साथ साथ लेके चलें और जो आपको टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज़ करें, वेस्ट ना करें। और जिस तरह से हम बाकी खेलों को देखते हैं, आपको लगता है कि फिर गोल्फ में भी उतना ही स्कोप मौजूद है जैसे पाकिस्तान के दूसरे खेलों की बात करते हैं? बिल्कुल गोल्फ में उतना ही स्कोप मौजूद है। जब आप गोल्फ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर्स निकलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगे। गोल्फ में बहुत टैलेंट मौजूद है बट उसको कैश नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को चाहिए कि वो कदम उठाए जूनियर गोल्फ को ऊपर लाने के लिए और ताकि उनके जूनियर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर पाएँ। जी, सो ये मेरा पैगाम है गोल्फ फेडरेशन को और जूनियर्स को कि कोशिश करें, दिस इज़ पॉसिबल कि आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उज़ैर आपको लगता है कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को कोई ना कोई एकेडमी या इस तरह की कोई चीज़ कोई ना कोई बनानी चाहिए जहां पर जो लोग गोल्फ खेलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ आसानी हो? बिल्कुल, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को ये करना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जो बंदा गोल्फ स्टार्ट करता है उसको सबसे पहले एक कोच चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान में अच्छा कोच अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को चाहिए कि इंटरनेशनल कोचेज़ इन्वाइट करे पाकिस्तान में ताकि वो कोचिंग दें और आपको उस स्टैंडर्ड पे कोचिंग दें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब तक पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन नहीं कर रही और लगता है तो नहीं है कि नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो रहा है, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, चलें, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। गोल्फ प्लेयर उज़ैर बिन अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन को इस हवाले से मज़ीद इकदाम करने की भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोल्फ खेलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। और अभी उज़ैर भी हमें ये बता रहे थे कि बहुत से ऐसे इकदाम हैं जो कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की जानिब से किए जा सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से, जहां हुकूमत के खिलाफ एक मुत्तहिदा ग्रैंड अपोजिशन बनाने की कोशिशें जारी हैं। सियासी उफ़क़ पर नए रवाबित और बाज़ गैर मुतवक्के कुर्बतें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन साथ ही कुछ दिलचस्प और हैरानकुन फैसले भी सामने आए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से जेल में मुलाकात की तजवीज़ को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि PTI की मौजूदा क़यादत के साथ बातचीत पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने हुकूमत और मुल्की इदारों पर तनकीद करते हुए कहा कि फ़ौज समेत तमाम इदारे हमारे हैं और उन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए। असद कैसर ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ के साथ जो फिस्तायत हो रही है उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि बानी PTI को उनके अपने साथी धोखा दे रहे हैं। उनके मुताबिक PTI का कहना है कि ट्रंप बानी को जेल से निकालेंगे, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ सियासी नारेबाजी है। तलाल चौधरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि PTI के कॉल ऑफ इल्म में तजाद है और ये पार्टी हमेशा अपने मफादात के मुताबिक आइन की तशरीह करती रही है। आज के प्रोग्राम में हम इन बयानात, सियासी बहरान और अपोजिशन की हिकमत अमली पर बात करेंगे कि क्या ये मुत्तहिदा अपोजिशन वाकई हुकूमत को टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है? क्या PTI की अंदरूनी क़यादत में जो इख्तलाफात हैं और तजाद हैं उसकी ताकत को कमज़ोर कर सकते हैं?
इसी तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार उस्मान भट्टी साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने की कुछ कोशिशें की जा रही हैं, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, आपको लगता है कि ग्रैंड अलायंस बन सकता है? पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की कि 26वीं आईनी तरमीम ना हो पाए, मौलाना फजलुर रहमान के पास वो पहुंच गए, मनाने की उन्हें कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। थैंक यू, यू इन्वाइटेड मी शो। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है इत्तेहाद बनाना चाहिए, फिर इनकी कामयाबी है। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के जलसों में अमरीकी झंडों को जो है लहराया जाता है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करूँगा, दूसरी तरफ उनकी सारी उम्मीदें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से हैं। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पीछे जो है, आप देखें सोशल मीडिया पर और इनके बाकायदा ट्वीट्स हैं कि यहूदी लॉबी कभी सपोर्ट कर रही होती है, कभी इनकी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से तवक्को आता है, कभी लंदन की हुकूमतों से तवक्को आता है। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसमें खुद इत्तेहाद नहीं है, तो ये ग्रैंड अलायंस कैसे बनाएंगे? आप देखें कि दिन ब दिन जो इनकी जमात के रहनुमा हैं वो अलहदा होते जाते हैं, कभी वो छोड़ जाते हैं, कभी वो रोपोश हो जाते हैं। तो ये कैसे इमरान खान साहब हैं कि अब वो जेल में हैं? अभी सबसे ज़्यादा जो इनमें परेशानी ये है कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो रिहा होकर बाहर आ गई हैं। अब इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, रस्साकशी चल रही है कि अलीमा खान ने जमात को संभालना है या वो बुशरा बीबी ने जमात को संभालना है। मेरा ख्याल है पीटीआई को ये अनाउंस कर देना चाहिए कि बैरिस्टर गोहर की जगह डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। इतनी ज़्यादा तवक्कुआत डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है, अमेरिका जो है वो एक खुद मुख्तार रियासत है, अमेरिका की इंटरवेंशन है, मगर अब पाकिस्तान की जो पाकिस्तान भी खुद मुख्तार रियासत है। और देखें पहले अब जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स की ग्लोबली चेंज हो चुकी हैं। अब हम पाकिस्तान जो है वो चाइना के ब्लॉक में आ चुका है। वो इसलिए कि पाकिस्तान को ये तवक्कुआत हैं कि चाइना जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। CPEC 2 जो स्टार्ट हो रहा है, कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान इवन के इन्वेस्टमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स में कर रहा है। तो देखें कि आप ये तहरीक इंसाफ को खुद सोचना चाहिए कि आपने अमेरिका से इतनी ज़्यादा तवक्कुआत लगाकर अपने आप को बहुत डैमेज किया। और मैं आपको दूसरी बात अहम बताऊँ, देखें अभी इनके 1300 जो कारकुनान हैं वो रिहा हुए हैं। क्या इमरान खान साहब जब वो उनके जेल में लोग कैद थे, क्या इन्होंने कोई उनको वकील करके दिए? वो लोग परेशान, उनकी फैमिलीज के, उनके पीछे आने वाला कोई नहीं था। अब जब इनके जलसे होते हैं तो लोग नहीं आते और ये इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि हुकूमत ने पकड़ ली है। भाई पकड़ दकड़ हर सियासी हुकूमत में होती है, पर लोग तो निकले ना। अब जब भी इतनी कॉल्स देते हैं कि सियासी इज्तिमा होगा, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, लोग नहीं आ रहे क्योंकि लोग मुतनफ़र हो चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका या जब लंदन की, जब यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, क्या अमेरिका और लंदन ने इमरान खान साहब की हुकूमत में दूध की नहरें बहाई थी जो वो अब इसको बचाकर कुछ मुल्क में बेहतर करेंगे? ये कहते हैं कि जिस तरह से इंटरव्यू उस वक्त पर किया गया था, उस वक्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या हम बानी पीटीआई की बात करें, उनकी हुकूमत को उस वक्त खत्म किया गया था। इसी तरह से वो कह रहे हैं हमें हुकूमत में वापस भी ला सकता है अमेरिका। अगर ये बानी पीटीआई ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, तो अब फिर अमेरिका से क्यों तवक्को लगा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं और इमरान खान साहब जो है वो उनका टूल बनकर वो ये चाहते हैं कि ये हो जाए। इमरान खान साहब की ना हेल्प करनी है फौज ने, ना इमरान खान साहब की हेल्प करनी है किसी सियासी जमात ने। इमरान खान साहब की सियासी जमात खुद टूट फूट का शिकार है। काश इमरान खान साहब को ये रियलाइज हो जाए कि अकेला बंदा कुछ नहीं होता, मगर इमरान खान साहब का ये कहना मैं कल्ला ही काफी है, कल्ला काफी नहीं हो सकता इंसान। देखिए जो सियासत है वो डायलॉग्स का नाम है। पीपल्स पार्टी नून लीग में कितनी आपस में रंजिशें थी, मगर उन्होंने कहा कि हल यही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में बैठे तो फिर जो है मुल्क मसाइल हल हो सकते हैं। क्या कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब ये कैद हुई, कभी किसी ने कहा कि मुझे वहां के उस वक्त के जो अमरीकी सदर थे वो रिहा करवाएंगे? कभी किसी ने नहीं कहा। मगर इमरान खान साहब की जो ऐसी तवक्कुआत हैं बेसिकली वो इमरान खान साहब को खुद डैमेज कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये टैगलाइन, ये स्लोगन कि ट्रंप जो आवेगा फिर ही कुछ होएगा, मतलब लग पता जाएगा, तो ये इंतजार क्यों किया जा रहा है? वहां पर जुल्फी बुखारी की भी वहां पर मुलाकात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई है, और ये कहा जाता रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो ट्रंप की कैंपेन को सिर्फ सपोर्ट ही इसीलिए करते रहे हैं कि वो बानी पीटीआई को जेल से निकल पाएंगे। सर इस वक्त जो पाकिस्तानी ओवरसीज जो बाहर के ममालिक में बैठे हैं, जो पीटीआई के अपने आप को लवर्स कहते हैं, बेसिकली वो लॉबिस फर्म्स को हायर किया हुआ है जो लॉबिस बनाते हैं,
जो कभी कांग्रेस जो है वहाँ की कांग्रेस जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कभी एक लेटर लिखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत छोड़ दे। देखें, आप पैसे देकर किसी भी लॉबी फर्म को हायर करें और आप कोई भी उनसे जो है वो काम निकलवा लें। बात यह है कि इमरान खान साहब को ये डायरेक्शन दे देनी चाहिए जेल से कि भाई मेरी जगह जो झंडे पर है वो उससे तस्वीर हटाकर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगा दें, गाड़ियों पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाएं पीटीआई के झंडे के साथ, घरों पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाएं झंडों के साथ। देखिए, आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्या समझ लिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब के भाई हैं जो उनको रिहा करवाएंगे? आपने इतनी ज्यादा तवक्कुल लगाकर असल में पाकिस्तान की सालिमियत पर ये हमला कर रहे हैं कि भाई अमेरिका ही सब कुछ है। लेकिन उस्मान, आपको इस तरह से क्यों लग रहा है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है ये क्यों बढ़ती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ करेंगे? या अगर हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात कर लें, सीनियर सियासतदान है, उनकी कल की ये स्टेटमेंट है कि अब अमेरिका से फोन नहीं आएगा, अब हमारे किसी दोस्त मुस्लिम ममालिक से फोन आएगा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। बात यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्योंकि अब किसी जमात में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, पहले वो नून लीग में थे, जाहिर है एक इंसान ने अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस रखने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट सी देनी होती है कि भाई उनका भी चूरन बिकता रहे। अब आप इमरान खान साहब की बात करें कि देखिए, इमरान खान साहब ने यहाँ तो बहुत कुछ अमेरिका के लिए किया हो तो फिर तो बंदा कहे हाँ, एक काम जरूर उन्होंने किया था अपने दौरे हुकूमत में कि सी पैक को रोक के अमेरिका को खुश किया था। सी पैक रुक गया, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस मुल्क में आनी थी वो नहीं आ सकी। और अब दूसरी बात आप ये देखें कि जो तालिबान इस वक्त पेशावर में दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी अभी परसों लाहौर थे, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको ये कहा, पूछा कि सर आप मुझे ये बताएं कि वहाँ सूरत हाल क्या है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की? उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे वहाँ पर नाके लगते हैं तालिबान के, वो लोगों से उनकी गाड़ियों को भी चेक करते हैं, अगवा भी करते हैं। आप ये देखें कि वहाँ के जिम्मेदार गवर्नर केपी के कह रहे हैं कि अब आप इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये तालिबान जो है अफगानिस्तान से वहाँ पर आए और अब जो हालात वहाँ पर आप देख लें, या तो उन्होंने कोई दूध की नहरें वहाँ पर केपी के में बहा दी, तो फिर तो हम कहेंगे जैसे कोयटा में हमने देखा अफसोसनाक वाकया कल पेश आया है, वहाँ पर तकरीबन 26 के करीब लोग शहीद हुए हैं जब वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी फिर बानी पीटीआई से मुलाकात से इनकार कर दिया, बड़ा शोर हो रहा था इस बात पर कि वो जेल में जाकर मिलना चाहते हैं, तो वो सारी कयास आ रही हैं, अभी दम तोड़ गई हैं, मौलाना के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर देखिए, पहले इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में कहते थे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ मेरी आंख और कान है। जब हुकूमत इनकी खत्म हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अब मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये आपको पता है ये क्या कहते हैं, मौलाना डीजल, इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, मगर इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हुआ कि अब मौलाना फजलुर रहमान मुझे बचा सकते हैं, तो इन्होंने उनके पीछे नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। जब ये अब अंदाज़ा हो गया मौलाना फजलुर रहमान को कि इमरान खान साहब ट्रस्ट वर्दी नहीं है, कोई भी सियासतदान जो इमरान खान पे एतबार करने को तैयार नहीं और ना फौज एतबार करने को तैयार है। जब इमरान खान साहब ने अपने आप को इतना ऐलान कर लिया, इतना अपने आप को अकेला कर लिया, तो ये इमरान खान साहब की खुद से गलती है। इमरान खान साहब की जमात के जो लोग हैं वो इन पर एतबार करने को तैयार नहीं कि इमरान खान साहब कहते कुछ हैं और होता कुछ है। अब आप ये अंदाजा करें कि इमरान खान साहब के पीछे कारकुन निकले, पकड़े गए, जेलों में गए, 1.5 साल जेल में रहे, क्योंकि उन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया था। अब इमरान खान साहब की वजह से ही जो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में है वो वहाँ पर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो साबिक चीफ जस्टिस हों या कोई भी सियासी जमात के रहनुमा गए हों तो उन पर अभी रिसेंटली अपने वीडियो देखिए नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। अब जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सब उनका डाटा निकाला कि ये लोग वहाँ पर हल्लाशेरी क्यों करते हैं, बदतमीजी क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग्स या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर रेटिंग लेने के लिए, अब उनकी यहाँ पर सारी इंक्वायरी हो रही है। एफआईए ने तकरीबन ऑलमोस्ट जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर जो वाकया हुआ उसमें ऑलमोस्ट 16 लोगों को उन्होंने ट्रेस आउट कर लिया है। अब जब उनके यहाँ पर पासपोर्ट कैंसिल होंगे तो इमरान खान साहब की वजह से ना मुल्क में कारकुनान उनके महफूज रहे, ना जो बाहर कारकुनान वो महफूज रहे। इमरान खान साहब को चाहिए ऐसा नैरेटिव दें कि लोगों के लिए परेशानी ना हो, ना उनके लिए परेशानी हो। देखिए, इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल फिगर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस्मान, आपको लग रहा है कि फिर एक पूरी लॉबी है जो फिर प्रॉपर इस पर काम करी है? जैसे बाहर कोई भी, अगर हम चीफ जस्टिस की बात कर लें, हम साबका आर्मी चीफ की बात कर लें, हम साबका वजीर आजम की बात कर लें, अगर वो बाहर किसी मुल्क में फिर रहे हैं, किसी काम के लिए गए हैं, तो वहां पर आपको लगता है फिर इन तमाम ममालिक में एक ही लॉबी है जो फिर इन तमाम लोगों पर उस वक्त करती है, क्योंकि वहां पर तो कवानीन कुछ मुख्तलिफ हैं, वहां पर तो आप उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सर देखें, इमरान खान साहब की तरफ से उनके जो पार्टी के कारकुनान
बाहर बैठे हुए हैं ना, जैसे शहबाज गिल, वो ट्वीट करेंगे कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ आ रहे हैं तो सारे कारकुनान जो है वो एक्टिव हो जाएं और इनके साथ लोगों के साथ बदतमीजी करें। ये बदतमीजी का जो कल्चर है ये बेसिकली पीटीआई के दौर में फरोग पाया है। आप ये देखें जो लोग वहां पर बदतमीजी करते हैं सियासतदानों के साथ, आप उसका इमेज पूरे दुनिया में क्या जा रहा है पाकिस्तान का कि यहाँ पर सियासतदान कैसे होते हैं। और आपने ये एक अमन की फ़ज़ा कायम करनी है। आपके सियासी इख्तलाफात होते हैं मगर वो सियासत की हद तक होने चाहिए, मगर जब आप ज़ाती हमलों पर आते हैं तो इससे फिर कोई भी जमात जो है वो महफूज नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा है कि अपोजिशन जमातें जो दूसरी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें शामिल है, या अगर कहें कि हुकूमत के बाहर जो जमातें मौजूद हैं वो एक ग्रैंड लाइंस बना सकेंगी, एक मौसर अपोजिशन बन सकेंगी इस हुकूमत के खिलाफ, और क्या नैरेटिव लेकर आएंगी? सर तकरीबन इस मुल्क में छोटी बड़ी सियासी जमातों की तादाद तकरीबन 14 है। 13 सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ है। अकेला इमरान खान साहब जिसमें जमात में खुद इंतशार है, जो उनकी जमात खुद मुतहिद नहीं है, तो वो कैसे ग्रैंड अलायंस बनाएंगे? पहले अलायंस अपनी जमात को तो बना लें, या ये अलायंस जो है आज अनाउंस कर दें कि हमारा अलायंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से शायद डायरेक्शन होगी कि जितने भी इस वक्त पीटीआई के जलसे हो रहे हैं वहां पर इवन के अमेरिका के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं हुआ। बहुत से सियासतदानों को फांसियां हुई, जेलों में गए, मगर इमरान खान साहब ने ये ऐसा नैरेटिव पैदा कर दिया है कि इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वह बैरून ममालिक की पैदा कर दिया हमारे मुल्क में कि लोग यहाँ पर परेशान हैं कि यार ये अमेरिका की हुकूमत, यहाँ पर इमरान खान साहब के पीछे अमेरिका की हुकूमत है। कभी इमरान खान साहब कहते तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, वो मेरे साथ नहीं है, उन्होंने मेरे से जो है वो गद्दारी की है, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है। अब इमरान खान साहब का नैरेटिव चेंज हो गया, लोग इसलिए कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मफाद परस्त है। लेकिन इमरान आपको लगता है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिस तरह से ये कयास आराइयां शुरू हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह से मदद ली जाएगी या वो बानी पीटीआई के लिए कुछ करेंगे, आपको लगता है कि इज इट दैट सीरियस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? यहाँ जो वज़रा पाकिस्तानी वज़रा हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल है, दूसरे वजीर भी हैं, वो इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट था कि वजीर दिफा को इस हवाले से बात करनी पड़ जाए? सर आप यहाँ से अब अंदाज़ा लगा लें कि वजीर दिफा अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक पैगाम पहुंचा रहा है कि भाई आपकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्या वो इमरान खान के भाई हैं कि वो यहाँ पर आके छुड़ा लेंगे? इमरान खान साहब के पीछे उनके अपने लोग नहीं हैं। या तो इमरान खान साहब ये करें ना कि अपने बेटों को सबसे पहले बुलाएं, जो उनकी साबिक अहली हैं जो कि सारी लॉबी कर रही हैं उनको यहाँ पर बुलाएं और यहाँ पर आके वो इमरान खान साहब के लिए जलसे निकालें। इमरान खान साहब के पीछे उनके बेटे जो हैं वो भी एहतजाज करें। इमरान खान साहब को अपने बेटों का फिक्र तो है कि वो ना पकड़े जाएं, मगर इमरान खान साहब के पीछे जो दूसरे वालिदैन के बच्चे पकड़े गए हैं उनका फिक्र नहीं है। क्या वो लोग बस यही इमरान खान साहब के पीछे आए, जेलों में जाएं, उनके माँ बाप परेशान हो, उनको कोई वकील ना मिले? मगर आप ये देखें ना कि फिर लोग एक हद तक एक बंदे की हेल्प करते हैं, फिर वो लोग अवॉइड करने लग पड़ते हैं कि ठीक है यार इमरान खान साहब के पीछे हमने इतनी जेलें भुगत ली हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर से कह देते हैं इनकलाब लाओ, एहतजाज करो, और पीछे जब हम पकड़े जाते हैं तो कोई आने वाला नहीं होता। इमरान खान साहब के बेटे यहाँ पर आए, एहतजाज को लीड करें, फिर मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है इमरान। ठीक है, तो आपको लगता है कि फिर ये जो भी आपने बात ये की है कि बानी पीटीआई के बेटे यहाँ पर आए और फिर उनके बगैर जो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख है या जो सियासी असर और रसूख है वो इस तरह इसीलिए बरकरार नहीं रह सका कि उनका प्रॉपर अगर हम कहें तो वो कोई जानशीन उन्होंने नहीं बनाया किसी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब की ये तबीयत है कि मैं सियासत में अपनी जमात में अकेला ही हूँ। आप ये देखें कि इमरान खान साहब के लोगों में उनकी जमात के लोग बात करते हैं कि इमरान खान साहब सुनते नहीं है, बस सुनाते हैं। देखिए सियासत में आपको सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है, और सियासत में कोई दुश्मनी नहीं होती है। सियासत ठीक है, आप अपने सियासी दाव पेज इस्तेमाल करते हैं, मगर आप ज़ातियात पर हमले नहीं करते। क्या इमरान खान साहब के दौर में ये सारे ज़्यादती हमले नहीं हुए? लोगों को जेलों में कैद नहीं किया गया, बेगुनाह कैद नहीं किया गया? इमरान खान साहब को ये तो फिक्र है कि मेरी जो अहलिया को वह गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब है मौजूदा, वो अपने हस्बैंड के साथ, कैप्टन सफदर के साथ कराची में किसी तकरीब में गई हुई थी, होटल में स्टे किया हुआ था, और वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो उनके होटल में घुसे और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया। मरियम नवाज अपने वालिद को मिलने गई कोल्ड लखपत जेल, वहाँ पर वालिद के सामने उनको गिरफ्तार किया गया ताकि इनके वालिद का जो कॉन्फिडेंस लेवल वो शेक हो और वो कहें कि ठीक है यार मैं अब जो भी इमरान खान की हुकूमत की मैं मान लूँ। इमरान खान साहब ने काश अपने दौरे हुकूमत
में ये इंतकाम की सियासत ना की होती तो इमरान खान साहब को ये भुगतना पड़ता। मैं इंतकाम की सियासत के खिलाफ हूँ, मगर इमरान खान साहब को जो नैरेटिव है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ कुछ हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बात कर लेते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से आपकी काफ़ी उस तमाम इशूज़ पर नज़र है। मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से जिनेवा में मौजूद है, नवाज शरीफ भी वहीं पर हैं, आसिफ जरदारी हैं वो अपने पाँव की वजह से दुबई में हैं, बिलावल भुट्टो मुल्क में मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ समिट की वजह से मुल्क में मौजूद नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुल्क को अकेला छोड़कर तमाम लोग बाहर चले गए हैं? जो अभी स्मोक की कंडीशन पंजाब में है, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है हमें, कि हमेशा हम यही हल निकालेंगे कि लोगों के कारोबार जल्दी बंद करा दिए जाएं, चाहे वो बिजली का मसला हो या स्मोक का मसला है, कोरोना लॉकडाउन चले एक अलग बात थी, लेकिन लोगों के जो कारोबार हैं वो हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फिर सफ़र कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 2016 से हमने देखा कि तमाम तर स्मोक का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ। अगर हम चाइना की बात करते हैं, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं दुनिया में कि उन्होंने स्मोक को किस तरह से कंट्रोल किया, तो क्यों नहीं इस पर रैपिडली काम हो रहा? सर, आपने जो पहली बात कही कि क्यों मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं या बिलावल भुट्टो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, मैं समझता हूँ बाहर होना चाहिए, बाहर हो मगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाएं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जितने उन्होंने ट्रिप्स की हैं कोई ना कोई पर्पस के लिए विजिट्स किए हैं, इन्वेस्टमेंट। मैं तो इसको एग्री कर रहा हूं कि वो किसी पर्पस के लिए ही मौजूद हैं, लेकिन जो मुल्क में फिर मसाइल हैं उसके हल के लिए भी तो किसी को सोचना पड़ेगा। पूरी दुनिया में मुल्की मसाइल साथ साथ चलते हैं, मगर बात यह है कि जो हमारा मुल्क है उसके इतने वसाइल नहीं है कि हम अकेले चीज़ें चला सकें। हमें जाहिर है डोनर्स ममालिक की ज़रूरत है, वो यहाँ पर आके जो इन्वेस्टमेंट करें। जाहिर है जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ये है कि ये पता नहीं एक टेररिस्ट स्टेट है, यहाँ पर दहशतगर्द हमले होते हैं, सरमायाकार महफूज नहीं है, और होते भी हैं, अभी है। पाकिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अब कितने फौजी जवान शहीद होते हैं, पुलिस वाले शहीद होते हैं। तो जाहिर है पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से महफूज नहीं है। तो आपने दुनिया में जाकर आप बतौर पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस मुल्क का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो जाकर कायल करता है कि आप मेरे मुल्क में आए, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और बात रही स्मोक की, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है। जाहिर है यहाँ पर इंडिया की तरफ से जब वो उनकी फसलें जलाई जाती हैं तो वहाँ हवाओं का रुख जब इस तरफ होता है तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, और इस तरफ हुकूमत काफ़ी सीरियसनेस अपनी संजीदगी शो कर रही है। और मैं आपको बताऊँ इसमें बड़ा अहम किरदार DC लाहौर जो सैयद अली मूसा है और बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। आप ये देखें, बिलीव मी कि इस वक्त जो फैक्ट्रीज धुआं छोड़ती थी उनको बंद किया गया, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती थी उनको बंद किया गया है, और बड़ा सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। इसके अलावा मैं सबसे जो अहम बात करूँगा कि जो DG LDA इस वक्त ताहिर फारूक हैं, लिटरली इस वक्त अरबों रुपए की ज़मीन वागुजार कर रही है। इसका स्मोक से ताल्लुक तो नहीं है, मगर जो हाउसिंग सोसाइटी बगैर जो जिनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता था वो लिटरली कंस्ट्रक्शन करती थी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। उन्होंने अरबों की ज़मीन भी वागुजार कराई और डायरेक्शन दी कि भाई आपने इस पर कोई भी वायलेशन नहीं करनी। जो तामीराती काम है वो भी हमने देखा कि वो साइट्स बंद करवाई गई हैं। यस, और तीसरी चीज़ मैं अहम ये भी जिक्र करूँगा कि तालीमी इदारों को भी सोचना चाहिए। बहुत से तालीमी इदारे भी वायलेशन करते हैं कि स्मोक की वजह से ओपन कर दिया ताकि हम फीसें ले सकें, और ये तालीमी इदारों की ओपन होने की वजह से जब स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए तो ज़ाहिर है बीमार हो जाते हैं, बच्चे हैं। अब उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती से जो अमल दरामद करवा रहे हैं इस वक्त जो सेक्रेटरी HED हैं डॉक्टर फारूक, और बिलीव भी मैं आपको कहूँगा कि उन्होंने इस पंजाब के तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई हैं, और कोई भी इस वक्त बगैर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सिफारिश कोई करे तो हम ट्रांसफ़र करवा लें, तो चीज़ें टाइम लेती हैं। मैं नहीं ये कहता कि बहुत अच्छा हुकूमत काम कर रही है, काम करने की ज़रूरत है, मगर कोई भी चीज़ें दिनों में चेंज नहीं हो सकती। मगर ये है कि इस वक्त जो अमल दरामद हो रहा है, आज जो नोटिफिकेशन, लेकिन जिस सेक्टर को भी उस्मान हम छेड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वहाँ पर नज़र आता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम आगे हैं तो किसी ना किसी गलत चीज़ में ही है। अभी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे आगे हैं तो वो हम हैं, सबसे बुरी आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं। हम तालीमी सेक्टर की बात करते हैं तो 26 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं, जो कि दुनिया में पहला नंबर पाकिस्तान में ही है। तो मेरा ख्याल है ये भी लिस्ट जो है ये भी किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम आपको एक हैरत अंगेज खबर से आगाह करने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया के रिकॉर्ड्स को चैलेंज करती है बल्कि हमें इस बात का भी एहसास दिलाती है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो हर चीज़ मुमकिन है। अमरीकी रियासत ओरेगन से ताल्लुक़ रखने वाले गैरी क्रिस्टेंसन ने अपने नाम याफ्ता कद्दू में बैठकर 45.67 मील का फासला तय करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
कद्दू की कश्ती में सफ़र करना एक दिलचस्प ख्याल है, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये मेहनत, लगन और अज़्म की दास्तान है। न्यूयॉर्क स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। गैरी क्रिस्टेंसन जो 2011 से बड़े बड़े साइज़ के कद्दू उगा रहे हैं, उन्होंने 2013 में इस मुनफरिद चैलेंज का आगाज़ किया। हर साल वेस्ट कोस्ट जायंट पंपकिन रेगिटा में हिस्सा लेने के लिए वो अपने कद्दुओं को कश्ती में तब्दील करते हैं और ये सिलसिला पिछले 4 सालों से उनकी कामयाबी के साथ जारी है। इस साल गैरी ने एक खास कद्दू जिसको पिंकी लॉबस्टर को खाली करके उसमें बैठकर दरियाए कोलंबिया में 45.67 मील का सफ़र तय किया। और यह सफ़र न सिर्फ फासला तय करने के लिए बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए भी था। इस सफ़र के दौरान उन्हें तकरीबन 26 घंटे लगे और ये रास्ता ना सिर्फ तवील था बल्कि पानी की नाहमवारी ने भी इस चैलेंज को मज़ीद मुश्किल बना दिया। गैरी ने इस सफ़र के बारे में बताते हुए कहा कि ये उनके लिए एक यादगार तजुर्बा था। उन्होंने इस मौके पर अपनी मेहनत और अज़्म का भी जिक्र किया जो कि उनके लिए इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का बाइस बनी। यह रिकॉर्ड तोड़ना वाकई में शानदार है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने हमें यह सबक दिया है कि ज़िंदगी में बड़े ख्वाब अगर आप देख रहे हैं और उनकी जानिब कदम बढ़ा रहे हैं तो यह कभी भी नामुमकिन नहीं है। गैरी क्रिस्टेंसन का ये जज्बा हमें ये बताता है कि कभी भी जीतने के लिए हमें अपने रास्ते में कुछ गैर रिवायती तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। जिस तरह से गैरी को हमने देखा है, किस तरह से वो मेहनत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका ये कारनामा भी दर्ज हो चुका है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक टू न्यूयॉर्क पाकिस्तान। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से और यह अहम मौजू है जिसका सामना तकरीबन हर शहरी को ही करना पड़ रहा है और वो है फ़ज़ाई आलूदगी, जिसे डेली हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे सेहत के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना खासकर सर्दियों के मौसम में स्मोक की वजह से बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस आलूदगी से बचने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको पार्क जाने का वक्त नहीं मिलता है क्योंकि बाहर की आलूदगी से भी हमें बचना है तो हम आपके लिए लाए हैं कि किस तरह से आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या जो इंडोर जिम है वहाँ पर जाकर आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन मशकों को रोज़ाना करने से न सिर्फ आपका जिस्म मजबूत होगा बल्कि आप फ़ज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात से भी महफूज रह सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइजेज जो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं और जिनसे आपकी सेहत और फिटनेस भी बरकरार रह सकती है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट मोहम्मद ज़ीशान जो कि स्पोर्ट्स साइंसेज में इस वक्त PhD भी कर रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें अपने आप को फिट रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है। ज़ीशान बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अभी आजकल जो हम स्मोक का एक इफेक्ट देख रहे हैं, कोरोना भी एक टाइम पे आया था, उस वक्त के बाद से हमें इम्यूनिटी का जो वर्ड है हमें तब पता चला था। आजकल भी अब यही ज़रूरत हमें पड़ रही है, तो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो फिर हमें करनी चाहिए जो कि हम स्मोक के नसरात से बच सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉग बेसिकली है क्या चीज़, जिसमें फॉग है प्लस स्मॉग यानी धुआं। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग मैं देख रहा हूँ कि पार्क्स में जा रहे हैं। स्पेशली मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि सुबह के टाइम ठीक है, सुबह क्वालिटी में भी इसकी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ये बेहतर नहीं है क्योंकि इसमें आपका रेस्पिरेटरी काम कर रहा है। जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप सांस अंदर लेके आ रहे हो, बाहर लेके जा रहे हैं, तो हम लेके के अंदर जा रहे हैं डस्ट, हम धुआं लेके जा रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो जब तक ये क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं होता तो मेरा तो सबको ये मशवरा है कि इस पे अमल करें। इंडोर एक्टिविटीज़ करें, चाहे अपने घर पे करें चाहे जिम में करें। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे इंडोर हो, खिड़कियाँ बंद हो, ये हर चीज़ जो है वो बेहतर हो। इससे भी एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि हम दिन में तकरीबन 23,000 दफ़ा सांस लेते हैं। अब जारी बात है जब एज बढ़ती जाएगी तो ये कम रेशो हो जाएगी। तो आप सोचें कि अगर हम बाहर कितनी दफ़ा सांस लेंगे, ठीक है, 1000 दफ़ा, 2000, या जो रहते बाहर हैं, जो 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है या 2 घंटे, जो भी उसका शेड्यूल है, आउटडोर एक्टिविटीज, तो किस तरह हम जो है वो बैड चीज़ लेके अंदर जा रहे हैं जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तबाह कर देगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम एक्सरसाइज की कुछ टाइप्स की बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग है, कार्डियो है, योगा है, जुम्बा है, मतलब अजीबो किस्म के नाम भी आ गए हैं, अजीब किस्म की वैरायटियाँ भी मार्केट में आ चुकी हैं। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो ईजी टू डू हैं घर पे? सबसे बेहतरीन के जो आप वॉक करते हैं, आप ऑन योर प्लेस भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप पार्क जाएं। अब आपने लेट्स सपोज 35 मिनट करनी है एक्सरसाइज, यानी वॉक करनी है ना, पार्क में आप क्या करेंगे, वॉक कर सकते हैं, बेहतरीन। अब आप एक जगह पे खड़े हैं तो आप स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये भी आपका ऑन योर प्लेस जॉगिंग स्टाइल है। आप तेज़ भागना शुरू कर दें ऑन योर प्लेस तो आप तेज़ भागना शुरू कर देंगे। आप 20 वॉक, जैसे ये एक एरिया है 100 मीटर या 50 मीटर या 7 जो भी आपकी डिस्टेंस है, तो आप वहाँ पे 20 वॉक करें।
अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो दे आर मेनी टाइप्स। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और इसमें रिजल्ट्स जो हैं फैट लॉस के बेहतरीन है, और इंडोर आप कर सकते हैं, एक ही जगह पे आप कर सकते हैं। यानी जंपिंग एक्सरसाइज में हाई नीज है, अपर बॉडी है, पुशअप्स आप इसमें कर सकते हैं। यस डेफिनेटली क्रॉसफिट एक डिफरेंट चीज़ है, वो इक्विपमेंट के साथ होती है और उसके लिए स्टेशन है, वो एक सर्किट ट्रेनिंग है। दे आर मेनी टाइप्स। हाई इंटेंसिटी ये है कि आपने 20 मिनट्स एक एक्सरसाइज की, लेट्स सपोज 20 सेकंड की, 30 सेकंड की और 10 सेकंड आपने रेस्ट करना है। ये डिपेंड करता है आपके सांस के ऊपर, आप कितनी देर तक कर सकते हैं। यानी 20 टाइम्स या 30 टाइम्स में ये जंपिंग जैक्स कर रहा हूँ मैं, चलो कुछ देख भी लेंगे, तो ये जंपिंग जैक्स में कर रहा हूँ फुल बॉडी वर्कआउट। अब इसमें मेरा सांस 10 सेकंड बाद फूल जाता है तो ठीक है, मुझे रेस्ट करना चाहिए 10 सेकंड, फिर दोबारा करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यानी एकदम आप हाई जाते हैं, फिर उसमें आप इंटरवल करते हैं, फिर दोबारा एक्सरसाइज करते हैं। फिर इसके साथ आप अपने कोर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने प्लैंक कर सकते हैं। देयर आर मेनी एक्सरसाइजेस जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फ्री वेट स्क्वाट्स हैं, यस डेफिनेटली सकती हैं, घर पे की जा सकती हैं। आप डंबल से कर सकते हैं, आप बैंड से कर सकते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्री वेट, फिर तमाम एक्सरसाइजेज आप पुशअप्स कर सकते हैं, फ्री वेट स्क्वाट्स कर सकते हैं, और ये तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं घर में भी पॉसिबल हैं। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हाँ, योगा और स्ट्रेचिंग के हवाले से मैं खासतौर पर पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमें किस तरह से, हमारी इम्यूनिटी को किस तरह से डेवलप करेगा, या अगर हम अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि रुझान ज़्यादा नहीं है स्ट्रेचिंग का, ना अवेयरनेस है उतनी, ना लोगों का रुझान है, तो कौन कौन से फिर इसमें फ़ायदेमंद है? अच्छा, एक आपका सवाल बड़ा अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूँ कि इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। हमारे अगर आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट्स में देख लेंगे, पूरे पाकिस्तान में देख लें, किसी की रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर मैं आप सबको कहूँ कि ऐसे हाथ खड़े करें तो सब ऐसे नहीं प्रॉपर कर सकते, कहीं का ऐसा होगा कि यहाँ बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो इसकी बहुत टाइप्स है रेंज ऑफ मोशन की, जॉइंट्स बेसिकली। इसको इंप्रूव करने के लिए जो आपने अभी लफ्ज़ बोला है ना, स्ट्रेचिंग बेहतरीन है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग बेहतरीन है, मोबिलिटी ट्रेनिंग बेहतरीन है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आएगा ये है क्या चीज़। अभी क्योंकि मेरी तो रिसर्च चल रही है PhD की इसी के ऊपर, ये जो मेरी जॉइंट्स पेन होती है, ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी रेंज ऑफ मोशन कैसी है। अब स्ट्रेचिंग, क्योंकि आपने कहा योगा, इसका सांस से क्या, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं आपको बड़ी एक आसान टिप दे देता हूँ कि अब आपने सांस लिया, लेट्स सपोज मैंने इनहेल किया और मैंने फोर्सली एक्सहेल करना। लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे सांस बंद कर लेते हैं और बैठे बैठे ही एक्सहेल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसने भी ये रेस्पिरेटरी अमल अपना ठीक करना है या सांस लेने का, जैसे भी ये स्मोक का सीजन चल रहा है, तो बाहर तो बिल्कुल ऐसा ना करें आप। हाँ, कुदरती, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर वे है वो ये है कि आप नोज के थ्रू लें, होल्ड करें जितनी आप कर सकते हैं। अब एक्सहेल करना फोर्सली थोड़ा सा, कि बाहर आपने कोई एक्टिविटी की है, आप थके हुए हैं, तो फौरन ये करें, तो फिर आपका साथ भी अच्छा होगा। अब योगा एक अच्छी चीज़ है, उसमें कई पोज हैं, मैं आपको बताता हूँ, कैमल पोज है, वो बड़ा अच्छा है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम डाइट की तरफ जब आते हैं, तो फिर कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें एडप्ट करनी है, जिससे फिर ये जो हमारे स्मोक की वजह से सांस के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हम या डाइट की तरफ चले जाते हैं या फिर हम सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं बिना किसी के पूछे। जी सर, पहला आपको मैं ये बता दूं, जो हमने डाइट का कहना खाना क्या है, तो उससे पहले है कि बचना किससे है, यानी कौन सी डाइट से। हम ये तो देख लेते हैं क्या खाना है। अब मैं बचाने का इसलिए कह रहा हूँ कि पहले लोग ये सुन लें कि जितनी भी आपकी ड्राई चीज़ें हैं, जो आप फ्राई चीज़ें खाते हैं, जंक फूड है, इससे अपने बचना है। एक तो वैसे ही स्मोक सीजन चल रहा है और लोग कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी, सब जितना कोल्ड आ रहा है, फिजी ड्रिंक्स आ रहा है, इस पे क्रॉस लगा दें। फिलहाल वैसे भी नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत ही आपको शौक के लिए तो वो भी अभी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आगे ही सब कुछ अंदर जमा हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि 23,000 टाइम एक नॉर्मल सांस लेता है, अब एज के साथ ही कम हो जाता है। अब आप बाहर खड़े हुए हैं, बोतल पी रहे हैं, तो वो सोचें अब क्या हो रहा है, क्या क्या अंदर जा रहा है, केमिकल भी अंदर। तो जितनी ये चीज़ें हैं, इससे आप परहेज करें। अब आप खाना क्या, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका, आप वेजिटेबल्स में आ जाइए, ग्रीन वेजिटेबल, पालक पे आ जाइए, आप गाजर यूज़ करें। अगर आप मेरे से ये पूछें कि होल ग्रेन्स में बार्ले जौ का दलिया बेस्ट है, गंदम का दलिया बेस्ट है इस सीज़न में, वो आपका बॉडी सिस्टम भी अच्छा करेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा करेगा और कोई नुकसान नहीं है उसका आपको। इससे बेहतर है कि आप सुबह एक पराठा खाएँ या हलवा पूरी खाएँ, तो मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर है एक बाउल ले लें आप, उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट चाहिए तो आप 2 एग्स वाइट ऐड कर लें। अगर आप उससे भी अच्छा चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, उसके अंदर नट्स ऐड करें। आप उससे भी अच्छा चाहिए तो आप फ्रूट्स ऐड कर लें, सेब कर लें, केला कर लें, ये भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, वो आयरन है और वैसे भी ये बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डेंजर साबित हो। हाँ, फ़ायदा ही फ़ायदा, फिर आपका बॉडी सिस्टम बड़ा अच्छा करेगा।
स्टमक बड़ा अच्छा करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा करेगा। तो ये सारे फूड जो ज़बान के जायके हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो फिर सारे हमें छोड़ दें? नहीं सर, ज़बान का जायका आपका कभी खत्म नहीं होगा। आप जोगा दलिया खा के देखें, गुड़ उसमें डाल के देखें, आपने चीनी वाइट जो है ना वो यूज़ नहीं करनी, शुगर। आप गुड़ डाल के देखें, अगर आप वो भी नहीं कर सकते शहद डाल लो, इससे आप खजूर डाल के देख लें, आपका ज़बान का जायका अच्छा होगा। आप बादाम खा के देखें, कभी भी आप कहेंगे ज़बान का जायका खराब हुआ है, नहीं। लेकिन ये क्वालिटी, ज़बान का जायका किसी और सेंस में कह रहा हूं, वो तो बढ़कर रिप्लेस नहीं ना कर सकेंगे। हम लाहौरियों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आप खाएं, लेकिन गुजरांवाला के लोगों के हवाले से भी बात कर रहे हैं जिनका आगाज ही। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, घर की निहारी का नुकसान नहीं है, मसला बाजार की निहारी का। आप मॉडरेशन का भी तो है ना? डेफिनेटली, हम मॉडरेशन में भी तो नहीं खाते। बिल्कुल, आप महीने में 1-2 बार खा लें, जब आप डेली खाएंगे तो फिर तो वो आपकी आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि आजकल ये समझे कत्ल हो रही है, जो सिस्टम बाहर चल रहा है स्मोक का, तो ये आप अपने साथ अपना कत्ल करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अब आपने हमें जैसे ये ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट की रूटीन आपने मुझे बताई, ऑट्स की, तो अगर हम लंच की बात कर लें या हम डिनर की बात कर लें, फिश सूटेबल है, चिकन पीस सूटेबल है? उसमें क्या बेहतरीन फिश सूटेबल है इस सीजन में भी और वैसे भी। दूसरा, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके, हाँ, अगर आपने ये पूछना मेरे से सवाल किया कि दोपहर को क्या खाना चाहिए, तो दे आर मैनी एम्स कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो ठीक है, एक चपाती ले लें, लेकिन रोटी नहीं, वो ज़रा साइज छोटे साइज की। ठीक है। उसके साथ आप फिश ले लें, चिकन ले लें, ग्रिल कर लें, स्टीम बेहतरीन है। अब आप फ्राई करके खा लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्टीम सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है, और उसमें क्वालिटी है, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। ठीक है। और सैलड्स जो हैं, या डेफिनेटली रॉ सैलड बाउल खा सकते हैं। यस, रॉ सैलड। स्नैक टाइम्स हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से मैनेज अगर हो, वो इस तरह है कि आपने खाने से 1-2 घंटे पहले खाना है, उसको स्नैक आपका है। लेकिन खाना भी ये नहीं कि वो भी बहुत ज्यादा खाना है। मैंने बताया एक चपाती लें, ठीक है, और आप एक चिकन पीस ले लें या फिश का पीस ले लें। अगर वो नहीं कर सकते कबाब ले लें, आप कोई भी ऐसी चीज़, सब्जी ले लें, वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन जो ज़ाहिर बात है, जिन्होंने मसल बिल्ड करने हैं, जो जिम जाते हैं, उनकी फिर डिमांड भी ऐसी है। जो फैटी लोग हैं उनकी डिमांड कुछ और तरह की है, ठीक है, और जो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन है उनकी डिमांड और तरह की है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो नई थ्योरीज आ रही हैं, अगर मैं सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के बारे में भी बात करूं, तो पहले होता था कि बड़े बड़े मील खाने हैं, अब यही कहा जाता है कि पोर्शंस में खाएं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए एक टाइम में आप 3 से 4 रोटियां या इतना खाना खा लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। आप 5 मील डिवाइड कर लें, 5 to 8 मील्स, 5 to 6 मील्स, डिपेंड ऑन योर टाइम कि आपका टाइम कितना। उस लिहाज से जो स्नैक आपने बोला है, वो 3 स्नैक ले लें, 3 वो आप मील ले लें, तो 6 टोटल मील्स बन जाएंगे आपके। तो ये पोर्शंस में खाएं, ज़्यादा बेहतरीन है। क्वालिटी डजंट मैटर, सॉरी, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिटनेस एक्सपर्ट मोहम्मद ज़ीशान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।